नदियों ने तुम नहीं बहाए, तुम नदियों के रास्ते में आए। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जाने गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से दोबारा नहीं बनती हैं। मैंने अपने पूरे जीवन काल में इससे ज़्यादा खतरनाक बाढ़ की स्थिति नहीं देखी है। बादल क्यों फट रहा है और एक बार फट जाए, दो बार फट जाए, ऐसे अलर्ट आते हैं कि बस अब तबाही और अब तबाही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीते कुछ दिनों में एक खबर जो बहुत दुख भरी रही, हर आदमी इस पर चर्चा कर रहा है, कुछ शोक व्यक्त कर रहे हैं, दुख भी है, पूरे भारत को दुख है। वो बात है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अब जब तक हम इस बात को कर रहे हैं, ये कहानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिनों से चल रही है, तटीय क्षेत्रों में। वो है बाढ़ की तबाही। और उस बाढ़ की तबाही से कुछ इस प्रकार के विभत्स मंजर देखने को मिल रहे हैं। मंजर इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और वो आप देख भी रहे हैं। वो सब मैं नहीं समझता कि उनको यहाँ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस कहानी की भयावहता किस स्तर पर है, इस बात का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। हर समझदार आदमी को पता है कि इस बाढ़ के आने से अब और इस बाढ़ के उतर जाने के बाद क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इस बात से कोई भी व्यक्ति इस समय तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत टेक्निकल भाषा में शब्द है तो समझ लो कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जाने गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से दोबारा नहीं बनती हैं। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाने की कहानी भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार केंद्र सरकार पर मदद मांग रही है कि हमें कई हजार, मतलब संख्या हजारों करोड़ों में है जिसकी मदद मांगी जा रही है। केंद्र सरकार भी सजग दिखाई दे रही है, मंत्री जी दौरे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस समस्या की असली वजह क्या है? क्या हर साल ऐसा ही होगा? क्या ये कहानी जो इस बार हुई है, देखिए मेरी उम्र 32 से 33 वर्ष के आसपास है। मैंने अपने पूरे जीवन काल में इससे ज़्यादा खतरनाक बाढ़ की स्थिति नहीं देखी है, पूरे जीवन काल में। देखने से अर्थ है, हालांकि मेरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन समाचार पत्रों से तो अवगत रहता ही हूँ मैं, तो उनसे मैंने कभी भी इतनी भयावह स्थिति को आज तक नहीं देखा कि इस तरीके से कहानी खराब हो गई है। एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, लोग मदद कर रहे हैं, मदद कम रील ज़्यादा बना रहे हैं, पर चलिए वो एक अलग मामला है, उस बात को छोड़ देते हैं। आप किसी बहाने से कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये कहानी इस बार होके ख़त्म हो जाएगी या ये कहानी बार बार होगी? सबसे पहले इस कहानी को आप समझिए भौगोलिक स्तर से कि मामला है क्या। इस कहानी का सबसे ज्यादा ठीकरा जिस चीज पर फोड़ा जा रहा है कि बादल फट गया। बस अगर किसी से पूछो कि भाई बाढ़ आ गई, क्या हुआ? सर बादल फट गया। क्या हुआ भैया? बादल फट गया। मेरे घर वाले पूछ रहे हैं कि वहां क्या हुआ बताइए, तो बेसिक मतलब समझाने के लिए मेरे पास भी एक ही शब्द है कि बादल फट गया। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को समझाऊं आपको कि बादल फटना होता क्या है। भारत का मौसम विभाग ये कहता है कि यदि किसी क्षेत्र के 20 से 30 वर्ग किलोमीटर, 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का अर्थ होता है, 20 से मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर की लंबाई और 20 किलोमीटर की चौड़ाई, इस तरीके से अगर कोई क्षेत्र है और उसमें एक घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। 100 मिलीमीटर कैसे? क्योंकि बारिश को जो है गहराई से नापते हैं। 1 मिलीमीटर का अर्थ होता है कि 1 वर्ग मीटर में 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे आप ले लीजिए, उसमें अगर 1 लीटर पानी बरस जाता है तो हम कहते हैं कि 1 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। सारी कहानी इस पर फोड़ी जा रही है कि बादल फट गया साहब, बादल फटने से बारिश हो रही है। अरे कुछ सोचो, ये प्रकृति तुम्हें क्या मैसेज दे रही है? इस प्रकृति की सहने की जो क्षमता थी तुमने सब चूस निकाली है वो। और याद रखना, प्रकृति अपने आप को बहुत देर में खराब करती है और उससे 3 गुना देर में रिवाइव करती है। तब तक तो तुम्हारी होमो सैपियंस, तुम्हारी पीढ़ी का सत्यानाश हो चुका होगा। ठीक है, तुम्हारी ये जाति जो है ना होमो सैपियंस, ये खत्म हो गई होगी। अब सवाल यह है कि क्या हम कौन से बादल होते हैं बादल फटने के लिए जिम्मेदार? मेरे प्यारे भाई, होता यह है कि बादलों के भौगोलिक स्तर पर कई डिवाइडेशन किए जाते हैं। बादल भी एक प्रकार का नहीं होता है। ऐसे ही एक बादल होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये बादल जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा बारिश करवाने वाले बादलों में माने जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बादल फटने की जो इमेजेस हैं। मेरे प्यारे साथी, इन बादलों को माना जाता है कि यही वो बादल हैं जो बहुत ज़्यादा बारिश कराते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है। लेकिन यहाँ से दो बात कि ये जो बादल हैं, ये बादल पहाड़ों पे क्यों फटते हैं? क्या मैदान पर कभी फट सकते हैं? आपको हम बता दें, क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड होते हैं वो बनते हैं लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर।
3000 मीटर की जब तक ऊंचाई नहीं होगी तब तक ये बादल नहीं बनता है। तो मैदानों पर ऐसी कोई संरचना नहीं है जो पानी, जो हवा है जिसमें आर्द्रता है, वो टकराए और उससे उठकर 3000 मीटर ऊंची चली जाए। 3000 मीटर ऊपर जाएगी तभी तो हवा ऊपर जाके ठंडी होती है, और जब पानी की बूंदें ठंडी होने लगती हैं उसी से बादल बनते हैं। तो चूंकि मैदानों पर जनरली 3000 मीटर जैसी कोई ऐसी संरचना नहीं होती कि जिससे हवा टकराए, जिसमें नमी मौजूद है और वो टकराकर 3000 मीटर ऊपर चली जाए, ऐसी कोई संरचना वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है पहाड़ों पर। अब जब ये पहाड़ों पर मिलती है, इसीलिए बादल फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा पहाड़ों पर होती है। जैसे ये पहाड़ है और मान लीजिए हवा आई इस तरीके से, उसमें ह्यूमिडिटी है, वो उठ के ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाकर जब वो जाती है तो वो ठंडी होती है, जिसे संघनन की प्रक्रिया कहते हैं, विच इज नोन एज कंडेंसेशन। तो जब कंडेंसेशन होता है तो वो वहीं संभव है जहां पर पहाड़ हैं। मैदानों पर इस कंडेंसेशन संभव होता नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई ऐसी संरचना नहीं है जो पहाड़ बादलों को इतना ऊंचा उठा दे। मेरे प्यारे साथियों, चूंकि ये घटना पहाड़ों पर है ना, ये घटना पानी से भरी जो हवाएं हैं वो पहाड़ों पर ऊपर उठती हैं। तो आपको हम बता दें कि जब पहाड़ों से ऊपर उठती हैं तो पहाड़ों का अर्थ उत्तर भारत में क्या है? हिमालय। अब बात क्या है कि हिमालय 3 श्रेणियों में विभक्त है। कौन सा? एक है ग्रेट हिमालय, एक है मिड हिमालय, एक है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज वो है जहां कभी आपने देखा हो जहां पर हरिद्वार वगैरह ये सब है, हरिद्वार, काठगोदाम, हल्द्वानी। उसके ऊपर आप चले जाइए, फिर है मसूरी, शिमला, मनाली, कुल्लू, ये मिड हिमालय में है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट वाला जो है वो ग्रेट हिमालय है। तो शिवालिक रेंज भी इतना ऊंचा नहीं है। यहां जैसे ही हवाएं एंटर करती हैं आगे की तरफ, इनका सामना होता है उन माउंटेन रेंजेस से जिन्हें मध्य हिमालय कहते हैं। ये मध्य हिमालय क्या है? इस मध्य हिमालय को नदियों ने बीच बीच में काट दिया है। इसी मिड हिमालय को आप जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं। ये पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश तक भी फैला है। इसी मध्य हिमालय को आप हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, उत्तराखंड में मसूरी कहते हैं, थोड़ा आगे जाओगे नागटिब्बा कहते हैं नेपाल की बाउंड्री पर। तो इनके अलग अलग नाम हैं। जहां पर ये जब ये हवाएं यहां पहुंचती हैं तो इनका सामना होता है 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ों से। यहां पर ये कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं और यहां भयंकर बारिश होनी शुरू होती है। अच्छा, अब एक बात और सुनो, जब यहां पर बारिश होनी शुरू होगी इस रीजन में, तो जो बाहर वाले ये पहाड़ हैं जिन्हें हम शिवालिक रेंज कहते हैं, अभी आप हरिद्वार गए हो तो देखे हो, ये चूंकि हिमालय एक समय में बना नहीं है तो ये सबसे बाद में बने हैं, सबसे सॉफ्ट यही है। जैसे ही ऊपर से खूब ठीक ठाक बारिश होती है तो यहाँ पर मौजूद हैं कुछ जो ताल, जिन्हें जो है एक पॉन्ड टाइप के ताल मौजूद हैं, और यहाँ से ये इनके टूटने की प्रक्रिया शुरू होती है इन पहाड़ों की, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। वो सारा का सारा मलबा निकलता है, वो मलबा निकलकर नदियों में पहुंचता है। नदियों में जब शिवालिक रेंज है मेरे प्यारे साथी, ये भी बहुत सॉफ्ट रॉक्स की बनी हुई है, ये इतनी कठोर चट्टानें इसमें है नहीं जितनी कि ग्रेट हिमालय की हैं। तो ये सब आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कराती हैं कि भैया बारिश तेज हो गई है। बारिश तेज में भी सबसे वर्स्ट कंडीशन कौन सी है? सबसे वर्स्ट है जब बादल फट जाए, कि बारिश तेज हो गई है। बारिश तेज होने से इनमें बाढ़ आना, यहाँ की नदियों में पहाड़ों की मिट्टी आना, फ्लैश फ्लड आना। फ्लैश फ्लड मतलब जब बाढ़ के साथ जो पहाड़ का पानी है उसके साथ मिट्टी भी आए, ये एक बड़ी कॉमन बात हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और फिर जैसे शिवालिक रेंज तक पहुंचती हैं तब तक खूब सारी मिट्टी गाद इन नदियों में आ चुकी होती है, और मिट्टी और गाद आने की वजह से नदियों में बाढ़ आना अपने आप में एक कॉमन बात है, ये समझिए मानसून सीजन में। लेकिन ये बाढ़ क्या है कि ये बाढ़ हर बार इतनी तबाही नहीं मचाती है जितनी कि पिछले 2-3 सालों से मचा रही है, और इस बार तो हद हो गई है। स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर के लगभग 13, पंजाब के, हिमाचल के भी 12, और पंजाब के 23 जिले, और यूपी के भी बहुत सारे जिले इस बाढ़ से प्रभावित हैं। अब बात समझिए कि जब ठीक है, मेजर कॉज क्या हुआ? मेजर कॉज हुआ बादल फटना। बादल फटने से हुआ क्या? बादल फटा, ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि बादल क्यों फट रहा है। और एक बार फट जाए, 2 बार फट जाए, हर बार आप ऐसे अलर्ट आते हैं कि बस अब तबाही और अब तबाही। तो हुआ क्या कि जब बादल फटने की घटनाएं शुरू हुई तो हम पंजाब के मसले से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। पंज प्लस आप, 5 दोआब हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज मिलकर 5 नदी बनाती हैं, सिंधु की सहायक नदी है। तो पंजाब में 3 नदियां बहती हैं जो मेन है। कौन सी हैं? रावी है, व्यास है और सतलुज है। चिनाब नदी थोड़ा सा बाउंड्री के बनाकर निकल जाती है, झेलम पूरी तरीके से J&K में ही, आप ये देख सकते हो। बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पर आपको मैं एक चीज और समझाऊं मेरे प्यारे दोस्त, यहां देखिए, इन नदियों का जो ओरिजिन है, इन नदियों का ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और इन नदियों पर बने हुए हैं डैम।
बादल फटने की बहुत सारी घटना हिमाचल प्रदेश में हुई। जब हिमाचल प्रदेश में हुई तो जो ओवरफ्लो था हिमाचल प्रदेश में, आपने सबने देखा फ्लैश फ्लड आई। क्यों आई? उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, अभी मैं आपके एक एक करके आपको बताऊंगा। पानी जैसे बहना शुरू हुआ तो डैम जो है वो ओवरफ्लो कर गए या ओवरफ्लो कर जाते, उनकी एक कैपेसिटी थी। अब सवाल यह है कि डैम में जब एक्सेस पावर पानी आ जाता है तो उसको नीचे छोड़ दिया जाता है। जब आप उसको छोड़ देंगे तो ठीक है, और नहीं छोड़ेंगे तो फिर डैम पे खतरा हो सकता है। मान लीजिए आपने नीचे जो प्लेन में है, प्लेन के लोगों का ध्यान रखा और आपने डैम से पानी नहीं छोड़ा, तो भैया अगर कल को डैम टूट गया तो, या डैम पे कोई बात आ गई तो, तब तो विनाश नहीं महाविनाश हो जाएगा। तमाम तरह की वीडियो इस प्रकार की मौजूद हैं। टूट गया टिहरी तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, जहां मैं खड़ा हूं 7-8 फुट पानी खड़ा हो जाएगा, तैरना मुझ पाता नहीं, डूब के मर जाऊंगा। ठीक है, और क्या होगा? क्यों जी? चलो, तो होता क्या है कि यहां पर ओरिजिन है, यहां बादल फटा, और जैसे ही बादल फटा इन नदियों में पानी ओवरफ्लो होने लगा और साथ में आई फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड जब बाढ़ के साथ गाद भी आ रही थी, ऐसे में पानी की स्पीड तेज थी, कुछ पत्थर साथ में आए और भयंकर विनाश हुआ। आप जानते हैं लगभग बहुत सारा मामला, ये हिमाचल प्रदेश से ज्यादा कहानी शुरू हुई, उसके बाद पंजाब डूबा, जम्मू कश्मीर में भी कुछ हालात बदतर हुए, उधर उत्तराखंड में भी आप जानते हो धराली घटना हुई। तो यहां पर डैम जब खोले गए तो पंजाब के जितने भी 23 के 23 जिले थे, देखिए रावी एकदम बॉर्डर से निकल रही है, व्यास है, सतलुज है, रावी, व्यास और सतलुज, ये नदी जो है पंजाब से गुजरती है। तो इनमें क्या हुआ, इनमें पंगा होना शुरू हुआ, पूरा का पूरा पंजाब फ्लड के दायरे में आ गया और आपके सामने बहुत सारी तस्वीरें कॉमन होने लगी। अब चर्चा इस बात की है, मुद्दा क्या है, हो क्यों रहा है? हर आदमी जानना चाहता है कि हो क्यों रहा है। मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, ये है अपना भारत, ये हो क्यों रहा है, इसको ध्यान से समझो। ये है हिंद महासागर। असल में व्हाट इज मानसून? मानसून एक एनर्जी है, मानसून एक ऊर्जा होती है जो हिंद महासागर में पैदा होती है, और यहां जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, जिन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं, वो आर्द्रता, वो यहां से उठने वाली ह्यूमिडिटी उन हवाओं के माध्यम से भारत की तरफ को चलती है, भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ को चलती है। क्यों? क्योंकि हवा की फितरत होती है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। ऐसे में जब उत्तर भारत पूरे तरीके से गर्म हो चुका होता है गर्मियों के मौसम में, तो तापमान हो जाता है ज्यादा और प्रेशर हो जाता है कम। उसके मुकाबले हिंद महासागर में अभी भी हाई प्रेशर जोन बना होता है। तो यहां से हवाएं किस तरफ को चल पड़ती हैं? यहां से हवाएं चलती हैं हिंद, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ को, और रेनफॉल जो है वो शुरू हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना ज्यादा ऊपर लो प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा ये हवाएं तेजी से जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। लो प्रेशर, जितना ज्यादा लो प्रेशर होता जाएगा उसे मानसून ट्रफ कहते हैं, हिंदी में इसे मानसून गर्त कहते हैं। हाँ सर, ये बात तो जायज है कि अगर जितना ज्यादा यहां पर गर्मी होगी, तापमान ज्यादा प्रेशर कम, तो जितनी ज्यादा ऊपर गर्मी होती चली जाएगी उतना ही प्रेशर लो होता चला जाएगा, और ये हवाएं लगातार और तेजी से खींचेगी उप भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। बिल्कुल जायज बात है। और जब इस तरफ को खींचेंगी तो भैया यहां पर होगा भयंकर रेनफॉल, इस इलाके में भयंकर रेनफॉल होना शुरू हो जाएगा। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इलाका है यहां पर खूब रेनफॉल होगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जिसे हम मानसून ट्रफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसे मानसून गर्त भी इसे कहा जाता है। यह मानसून गर्त कुछ ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। क्यों बन गया? कहानी को उल्टा पकड़ो। मानसून गर्त तब स्ट्रांग बनेगा जब उत्तर भारत में खूब गर्मी होगी। दैट्स द पॉइंट। गर्मी हो क्यों रही है उत्तर भारत में इतनी? बड़े बूढ़े खूब ये कहे पाए जा रहे हैं कि अब सर्दियां रह कितने दिन की गई हैं, है ना। किसी से बात करो तो लोग ये तक कह देते हैं कि अब तो सर्दी 15-20 दिन की, मान लो कहां आती है सर्दी। क्यों? ये चक्र क्यों बिगड़ गया? भैया इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग। क्या जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग। और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लगाओ फैक्ट्री, चलाओ एसी, मेरे ऊपर भी चल रहा है एसी, मैं किसको कह दूं, मेरे ऊपर भी तो चल रहा है। बनाओ कंक्रीट के जंगल, बड़ी बड़ी इमारतें, काट दो वनों को, खत्म कर दो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ऊपर की गर्मी लगातार बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जितनी गर्मी ये बढ़ेगी ना साहब, ये हवाएं उतनी ही तेज आएंगी ही आएंगी, ये समझ लीजिए। तो जो मानसून गर्त है, मानसून गर्त इतना स्ट्रांग है कि ये खूब ऊपर की तरफ खिसक गया, पूरा हिमाचल प्रदेश तक इसकी चपेट में है। तो भैया उसी स्पीड से हवाएं ऊपर जा रही हैं, पहाड़ वहां मौजूद हैं, हवाएं वहां फंस रही हैं, बादल बन रहे हैं, बारिश तो होगी ही होगी। ठीक है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? मानसून गर्त जो ट्रफ है वो पूरी, और बंगाल की खाड़ी और यहां से नमी वाली हवाएं ताबड़तोड़ जा रही हैं। मानसून गर्त बढ़िया बना हुआ है। अब आगे देखिए, रही सही कसर पूरी की, ये जो जितनी भी खाली जगह मिलती है ना, अवैध निर्माण,
किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर चले जाओ, फिर दूसरी भी जगह होगी ना, वहां भी कुछ ना कुछ लगा के कोई ना कोई खड़ा है, ये खा लीजिए हमारे यहां से, है ना। अब नदियां, सुनो बात को समझिए, कोट की ना, नदियों ने तुम नहीं बहाए, तुम नदियों के रास्ते में आए। जहां मैं आज खड़ा हूं, मैं दिल्ली में खड़ा हूं, मेरा जिला पड़ता है हापुड़, गंगा यमुना के बीच में है, और पूरी गंगा यमुना के बीच का दोआब है। इसका अर्थ है कि पहले यहां कभी पानी बहता था, गंगा यमुना के क्षेत्र में बैठे हैं हम। कल को अगर वहां तक पानी पहुंच जाए ना गंगा जी का, तो मुझे हैरान नहीं होनी चाहिए, गंगा तुम्हारे रास्ते में नहीं आई, तुमने गंगा के रास्ते में आकर खूब अवैध निर्माण किए। ये तस्वीर तो बड़ी विरल हैं जो मैंने यहाँ लगा दी, ऐसी तस्वीरें कहाँ मिलती हैं। शेर पंजाब नामक एक रेस्टोरेंट खूब हाईलाइटेड हुआ, पीछे का पूरा हिस्सा ही साफ हो गया। शेर पंजाब साहब, तुमने जो जमीन ली थी, तुमने जमीन नहीं ली, तुम नदी के रास्ते में आए हो, नदी ने तो रास्ता पकड़ा और कहानी खत्म हो गई। अब जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो सीधी सी बात है कि आप जंगलों को काटते हो, और जब आप जंगलों को काटोगे तो सीधी सी बात है कि मट्टी उखड़ेगी, और जब पानी आ रहा है, रूट्स है नहीं, जंगल है नहीं, तो मट्टी बह जाएगी, और मट्टी बह जाएगी तो क्या नजारे होंगे, फ्लैश फ्लड। क्या हुआ, धराली पूरा फ्लैट हो गया। वो मट्टी कहां से आ रही है भैया, तुमने पेड़ों को छोड़ा ही नहीं, कंस्ट्रक्शन के चक्कर में पूरी कहानी खराब कर दी। और वो मट्टी जो बह रही है, वो मट्टी जो मट्टी है वो आ रही है पानी के साथ। अब वो मट्टी थोड़ी थी, उसमें पत्थर भी थे, वो सब साथ आ रहे हैं, झेलो। तो इस बात को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि मुझे एक बात बताए, खासकर हिमाचल प्रदेश सरकार सवाल किए हैं कि तुमने जो वन कटाई करी है उसके बारे में बताइए आप हमें, कितने वन काटे हैं बेटा इस बार, तुमने जो हालत खराब करी है, कितने वन तुम इस बार काट गए हो, हमें बताओ। तुम बार बार चिल्ला रहे हो, बात सच है, ये आज की समस्या नहीं, ये तो गड़बड़ कर दिया तुमने, है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग कोई एक दिन में तो खत्म होने से रही, है ना। पेरिस समझौता, फलाना समझौता, इन सब का क्या मायने हैं। आज भारत भुगत रहा, कल पूरी दुनिया भुगतेगी, और पूरी दुनिया भुगत रही है। अफ्रीका में तो पता नहीं कितनी घटनाएं होती हैं बाढ़ की, भुगतना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया तुमने इतने पेड़ काट दिए, क्योंकि इन पेड़ों के कटने से मामला ज्यादा खराब हुआ है, छेड़छाड़ जिसे निचल साहब कहते हैं। अब सवाल है, गुरुजी आप कह तो रहे हो डेवलपमेंट ना करें, क्या करो, बट डेवलपमेंट पेज, डेवलपमेंट अपनी पूरी कीमत वसूलेगा, विकास अपनी पूरी कीमत वसूलता है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, ठीक है। उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहो, उसको रिवर्स करने के लिए भी कुछ कीजिए। सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होती है। अकेले बनतारा बना के, इतना लंबा जू बना के वो घूम रहा है, यहां पे क्यों नहीं होते, इनके लिए भी कुछ कीजिए। लेकिन नहीं, यहां कोई नहीं सोचेगा। दूसरा, अब जब मट्टी गाद बनी तो गाद इस तरीके से नदियों में आ रही है, और जब नदियों में गाद आ जा रही है तो नदियों का लेवल ऊपर हो गया, गाद कहां बैठेगी, नीचे। तो जब नदी गाद ऊपर नीचे बैठेगी तो जो नदी है अपने कोस्ट लाइन, तटबंध को तोड़ के बाहर आ जाएगी, इसी को फ्लड कहते हैं। अब सुनिए, दुनिया में क्या होता है, रिवर मैनेजमेंट का पार्ट है गाद मैनेजमेंट। जो अथॉरिटीज नदियों को साफ करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, वही गाद भी निकालती हैं। माशाअल्लाह अलग सिस्टम है हमारे यहाँ गाद मैनेजमेंट रिवर मैनेजमेंट से अलग है। नदी को साफ करने वाले लोग अलग हैं, लेकिन गाद मैनेजमेंट करने वाले लोग अलग हैं। और हमारे देश की सरकारी एजेंसीज के बीच में कितना बड़ा तालमेल है आप जानते हैं। तालमेल होता तो गाद प्रॉपर निकाली जाती, है ना। कोसी नदी क्यों बाढ़ की वजह बन जाती है, गाद की वजह से। गाद मैनेजमेंट का हमारे यहाँ कोई ठोस समाधान नहीं है। बालू माफिया हर जगह सक्रिय हैं, लेकिन गाद निकालने वाले कहीं सक्रिय नहीं है। तो हो क्या रहा है कि गाद मैनेजमेंट चूंकि गड़बड़ है और पानी आ रहा है तो गाद लगातार आ रही है। किस वजह से, जंगल कट रहे हैं, उधर से बारिश तेज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, मानसून ट्रफ, तुम किस किस चीज को रोकोगे, तुमने तो बेड़ा गर्क कर लिया है। ये समस्या, अब तुम्हें ऐसा लगता हो ना कि एक साल में हम कुछ ऐसा मिरेकल कर देंगे, सर देखना अगली बार इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं होगा। बेड़ा गर्क हम कर चुके हैं, ठीक है। हम बेड़ा, एक शब्दों में कहा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से बढ़ रही है, पेड़ कटने की वजह से, उद्योग धंधों की वजह से, सबकी वजह से। फिर ना लगाएं भैया, लगाओ। अब मेरे जैसा तुच्छ आदमी बताएगा तुम्हें, जो एक आम नागरिक है, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज खोल कर बैठे हो, इतने मोटे मोटी तनख्वाह दे रहे हो, पर्यावरण वन संरक्षण मंत्रालय तक तुमने बनाया, रोज नए नियम लेकर तुम आते हो, तुम्हारे प्रॉपर मंत्री हैं, नहीं समझ में आ रही है। यूएनओ से पैसा आ रहा है, WHO से पैसा आ रहा है, तमाम तरह की तुम रिसर्च कर रहे हो, रिसर्चों पर पैसा दे रहे हो। आज तक हैरानी की बात यह है कि आज तक रिसर्च पर खूब पैसा खर्च होने के बावजूद भी लोगों को पढ़ लिए जाकर यह पता चलेगा आपको, आज तक भी मानसून की मैकेनिज्म स्पष्ट नहीं है इन लोगों को, किसी को नहीं है।
मानसून हमारी खेती योक ऑफ द मानसून है, नुकसान होता जा रहा लगा, खेती जो है हमारी मानसून का जुआ। आज तक इन लोगों को यह नहीं पता कि मानसून की एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। हमारी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ज्योग्राफी में अगर रिसर्च करनी है तो मानसून पे करो, सरकार खूब पैसा खर्च करेगी, क्योंकि मानसून की मैकेनिज्म एक्चुअल में किसी को अभी तक नहीं पता नहीं कब कितनी बारिश आ जाए। चलिए, तो गाद मैनेजमेंट हुआ और इन सब की वजह से ये मल्टीपल फैक्टर बन गए तबाही के, वो मंजर जो ना चाहते हुए भी हमें देखने पड़े। ये तबाही के मंजर। क्या रह गया? अब कुछ यात्राएं होंगी, कुछ फंड्स रिलीज होंगे, कुछ शोक संदेश जारी होंगे, लोग बहुत बड़े बड़े कंटेनर लेके वहां पहुंचेंगे और उन सारे कचरे को फिर वहीं खपा देंगे। ठीक है ना, तुम सुधरने वाले ना हम सुधरने वाले। सवाल ये है, आप सुधरो या मैं सुधरूं? कोई तो सुधरना पड़ेगा, वरना तो हम सबको नेचर ऐसा सुधार देगी ना, देखने दिखाने के लायक सुधर जाओगे। और दूसरी बात सुनिए, लाखों करोड़ का नुकसान है, चलो पैसे का नुकसान रिकवर हो जाएगा, पशु बह गए, लोगों के पता नहीं है, धराली में अभी तक नहीं पता कि कौन लोग नीचे दबे हुए हैं, मर चुके हैं, पर अपनों की कम से कम लाश ही मिल जाए आदमी को, उससे बड़ी तसल्ली नहीं होती। ठीक है, कि जो हुआ सो वो कम से कम अंतिम संस्कार का मौका मिल जाए। ठीक, जीडीपी 1% तक नहीं जा सकती है, पंजाब कटोरा है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश जिस क्षेत्र में बाढ़ का पूरा कहर मच रहा है, यहां से गेहूं की फसल प्रभावित होगी, महंगाई बढ़ेगी, 50 तरह की चीजें आएंगी, और वैसे भी पता नहीं क्या। मैं तो भैया प्रभु को दोष दे नहीं सकता, मैं उस ऊपर वाले को दोष नहीं दूंगा, दोष तुम्हारा और हमारा है। मैंने कुछ बातें समझाने की कोशिश की है, मैं तो ओवरऑल कंक्लूजन ये कहूंगा, सुधर जाओ, वरना नेचर तुम्हें सुधार देगी। और तुम कितने बड़े 30 मार खान बन जाना, औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम नेचर से पंगा ले पाओ। इस बात को ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझे होंगे। फिर भी कोई आपका नेचर के को बैलेंस करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।